नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, करीब 17 महीने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए एक ऐसी अच्छी खबर आई जिसके लिए लगातार पूरी आम आदमी पार्टी और तमाम नेता इंतजार कर रहे थे। यानी कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के एक तरीके से कह सकते हैं नंबर 2 मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन इस पूरी बातचीत में जो अहम पॉइंट वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए जिन बातों पर टिप्पणी की उनको किस तरीके से देखा जाना चाहिए। ट्रायल को लेकर मनीष सिसोदिया को कैसे वंचित रखा गया, इसको लेकर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाए गए, इसके क्या मायने हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निचली अदालतों को जमानत को लेकर थोड़ा उदार होने को कहा, ये इसके क्या मतलब कानूनी तौर पर निकल सकते हैं, क्या इसके पीछे की पूरी कहानी हो सकती है। ये सब कुछ जानने समझाने के लिए हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ रुद्र विक्रम सिंह साहब जुड़ गए हैं, आप एडवोकेट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव जी, मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहला सवाल इसलिए क्योंकि जानना मैं ये चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए सिसोदिया जी की जमानत कितना बड़ा एक तरीके से खुशी लाने वाली बात है, उत्साह बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है, दूसरी तरफ उनके कद का कोई दूसरा नेता है नहीं बाहर। सीनियर नेता है जरूर, लेकिन वैसा कोई नेता है नहीं जो पूरी पार्टी को एकजुट रख सके और आगे की रणनीति पर काम कर सके। देखिए आदर्श जी, आपने खुद कहा कि नंबर 2 पे सिसोदिया जी हैं। निश्चित तौर पे उनके जमानत की जब खबर मिली तो आम आदमी पार्टी में हर्ष और एक मजबूती का वातावरण तो बनेगा ही। लेकिन हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणियां की है जमानत देते वक्त, वो निश्चित तौर पे पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए चिंता का विषय बना। आखिर क्या करना चाहिए? मुझे कभी कभी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह की बातें करती है तो सुप्रीम कोर्ट से 2 कदम और आगे बढ़ करके उम्मीद बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि जिस ईडी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न लगाते हुए, काम करने के तरीकों के ऊपर प्रश्न लगाते हुए जिस तरह से अपनी टिप्पणियां की है जस्टिस गोयल ने, हमें लगता है कि शायद ईडी को बंद कर देना चाहिए। कन्विक्शन डेट जब निकाल के देखते हैं उसके बारे में सरकार झूठ बोलती है, ईडी का काम क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही कि निचली अदालतों को इस बात पे संज्ञान लेने की जरूरत है कि वहीं पे इसको देख लिया जाए, ये बेवजह यहां तक आने की जरूरत नहीं हो। ये एक बहुत छोटी सी बात मैं कह रहा हूं कि ये हाई प्रोफाइल मामला है जिसकी वजह से हो सकता है कि सक्षम हो अरविंद केजरीवाल, सक्षम हो मनीष सिसोदिया, सक्षम हो वो निचली अदालतों से होते हुए हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाने में उनको सहूलियत हो जाती हो या पहुंच जाते हो। एक आम आदमी तो मारा जाएगा ऐसे। 17 महीने तक यदि आप लगातार जांच की ही कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार दलील पर दलील ये पेश कर रहे हो कि नहीं ये हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? सहयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर कितने दिनों का वक्त चाहिए आप? 8 महीने की जो डेडलाइन खींची गई थी, निश्चित तौर पे उस अवधि के बीच में भी आपने कुछ नहीं किया। तो ये तो एक वेपन के तौर पर जिस तरह से केंद्र सरकार इसका इस्तेमाल कर रही है, उसके बारे में, उसके कन्विक्शन डेट के बारे में वो झूठ कर रही है, सदन में झूठ बोलती है। वो कहती है तकरीबन 5000 और 6000 के बीच में ये FIR दर्ज किए गए हैं। पिछले 10 सालों की बात कर रहे हैं ईडी के द्वारा। और वो लब्बो-लुआब इस तरह से गोल गोल जलेबी घुमाते हैं और बताते हैं कि 93% वो बताते हैं, संसद में बताते हैं कि कन्विक्शन डेट है, जबकि सब जानते हैं कि इस पे 95% से ज्यादा विपक्षी पार्टियों के ऊपर जिस पे कार्रवाई हुई है उसमें 1% भी कन्विक्शन डेट नहीं है, 0.46% है। तो इस तरह के संस्थाओं को जो प्रेशर में काम कर रही हो, मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को एक बार जवाबदेही तय करते हुए एक बार यह भी पूछना चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं जो इस संस्था में बैठे हुए हैं और इस तरह से असफल रहते हुए भी लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई किए जा रहे हैं। एक बार यदि चुन करके उस व्यक्ति को या उस संस्था के बारे में कि आखिर ये प्रेशर में कैसे है, यदि कार्रवाई, यदि सुप्रीम कोर्ट यदि कोई इस तरह से कार्रवाई कर दे तो लोग डरे, कम से कम नजीर तो पेश हो जाए एक बार कि दोबारा इस तरह की कार्रवाई नहीं करे। तमाम तरह के जो विपक्षी पार्टियों के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है वो केवल और केवल इन्हीं की बात नहीं है। ये अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं जो सवाल आपने भी उठाया और कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में कहा, और इसीलिए रुद्र विक्रम सिंह जी को हमने अपने साथ जोड़ा है। रुद्र विक्रम सिंह जी, बड़ा अहम हो जाता है समझना। सुप्रीम कोर्ट ने एक जो सबसे अहम बात कही कि जो ट्रायल है वो नियम है और जमानत अपवाद है, इस तरह की एक बात उन्होंने कही। मैं पूरी बात आपको बता देता हूं। कोर्ट ने यह कहा, शीर्ष कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अदालतों को यह महसूस करना होगा कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है, उसका पालन किया जाना चाहिए, उसका ध्यान दिया जाना चाहिए। और सबसे अहम बात कि स्पीडी ट्रायल से एक तरीके से दूर रखा गया। ये तो बहुत बड़ा सवाल एजेंसियों पर हो गया ना, वो चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, तो इसको किस तरीके से देखा जाए, इसकी व्याख्या कैसे की जाए? देखिए, 2-3 बहुत अहम पॉइंट्स हैं जो आज की मनीष सिसोदिया जी की बेल जो मिली है, 2-3 अहम मुद्दों को मद्देनजर इस मामले को देखा जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊं कि कोई मेरिट के बेस पर इनको बेल नहीं मिली है। सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात ये सबको, आम आदमी पार्टी को भी समझनी चाहिए, पूरे देश को भी ये समझनी चाहिए कि मेरिट के आधार पर इनको बेल नहीं मिली है। मतलब कि जो इन पर आरोप लगे हैं
जो इनके खिलाफ एविडेंसेज हैं, चार्जशीट में जो विटनेसेस एविडेंसेज हैं वो बरकरार हैं और इन पे ट्रायल चलेगा। ट्रायल में आगे देखा जाएगा क्या होगा। दूसरी बात जो अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि बेल इज अ रूल, जेल इज एक्सेप्शन, ये एक महत्वपूर्ण फिनोमिनन है हमारे लीगल सिस्टम का। और ट्रायल जो होता है, स्पीडी ट्रायल, हर एक कैदी का एक आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट है, क्योंकि अगर आप किसी को जेल में डाल रहे हैं तो स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। लास्ट टाइम जब इनकी बेल रिजेक्ट की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो यही कहा था कि 3 महीने के अंदर अगर ईडी या सीबीआई ट्रायल नहीं शुरू कर पाती है तो आप फ्रेश बेल अप्लाई करिएगा। फ्रेश बेल अप्लाई करेंगे तब आपको देखा जाएगा। तो ये महज क्योंकि ट्रायल कमेंस नहीं हो पाया है, इसकी वजह से इनको बेल मिली है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब बेल देते समय अदालतों का एक नियम है कि ट्रिपलेट टेस्ट होता है। ट्रिपलेट टेस्ट में क्या होता है कि फ्लाइट रिस्क नहीं होना चाहिए, मतलब अगर आप जिसको जमानत दे रहे हैं वो देश छोड़ के भागेगा तो नहीं। तो इस पर अदालत ने कहा कि नहीं, ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, समाज के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है एक पार्टी की तरफ से, तो ये फ्लाइट रिस्क इनका नहीं है। दूसरा, क्या ये विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो इस पे कंडीशन लगाई गई है। जब ऑर्डर इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि कंडीशन ये लगाई है कि आप विटनेसेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। तीसरा होता है कि एविडेंसेस को आप टेम्पर नहीं करेंगे। तो इसमें अदालत ने कहा कि ज्यादातर जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए जा चुके हैं। 400 विटनेसेस और कुछ एविडेंसेस, कुछ 1000 पन्नों के एविडेंसेस हैं, वो कलेक्ट किए जाते हैं। टेम्परिंग का कोई मसला नहीं बनता है। तो ये तीनों ट्रिपल टेस्ट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखते हुए इनको, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, ट्रायल कमेंस नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से उनको बेल दिया। अब मैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी एक बात आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, ट्रायल इस मामले में क्यों कमेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें 400 विटनेसेस हैं और इसमें एक इतना बड़ा जत्था आम आदमी पार्टी ने इसमें बना रखा है कि एक बहुत बड़ा मकड़जाल है। यहाँ से उत्तर भारत से लेकर साउथ इंडिया तक इसका मकड़जाल फैला हुआ है। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ईडी की भी एक परेशानी है कि वो सारे मकड़जालों को तोड़ने में अभी उसको समय लग रहा है, क्योंकि सारे पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, सारे महत्वपूर्ण और ताकतवर व्यक्ति हैं। तो इसलिए उस मकड़जाल को तोड़ने में ईडी को थोड़ा टाइम लग रहा है इसकी वजह से। और जब तक ईडी ये चाहती है कि जब तक सबके खिलाफ चार्जशीट ना फाइल हो जाए, इसीलिए कई सारी सप्लीमेंट्री चार्जशीट इसमें फाइल करनी पड़ी। तो जब तक ये चार्जशीट ना फाइल हो जाए सबके अगेंस्ट में, तब तक ईडी नहीं चाहती कि इसका ट्रायल शुरू किया जाए। ये हम बात आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए बड़ी बात यही है, और इसका जवाब मैं ले लेता हूं संजीव कौशिक जी से। संजीव जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, बड़ा है मैं समझना, क्योंकि देखिए लास्ट में जो बात रुद्र विक्रम सिंह जी ने कही कि इतना बड़ा ये जाल फैला हुआ है कि ईडी जैसी एजेंसी को भी इतना वक्त लग रहा है, क्योंकि ज्यादातर नाम तो ताकतवर लोगों के हैं, ज्यादातर नाम तो रसूख वाले लोगों के हैं। ठीक है, ट्रायल नहीं शुरू हो पाया, कोर्ट ने नियमों के हिसाब से जो कोर्ट को टिप्पणी करनी चाहिए थी वो कहकर सवाल उठाए कि भाई एजेंसी स्पीडी ट्रायल करती, स्पीडी ट्रायल का हक उनको नहीं मिला। लेकिन अभी भी आरोप खत्म नहीं हुए हैं, और यही कहकर बीजेपी भी सीधे तौर पर हमलावर है कि जमानत तो मिल गई, जमानत हक है, जमानत मिलना चाहिए, कोर्ट का भी कहना है, लेकिन आरोप खत्म नहीं हुए। तो ये बताना कि हम पाक साफ हो गए, ये भी तो गलत है ना। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पाक साफ होने की बात, निश्चित तौर पे अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप कल्पना कीजिए कि 400 गवाह, ये आसान होता है क्या कि 400 गवाहों की गवाही के बाद में कार्रवाई शुरू हो और उसके बाद में तकनीकी तौर पे आगे बढ़े मामला। ये साफ दिखाई देता है कि किसी तरह से एक व्यक्ति को जेल से नहीं निकलने देने के लिए वो तमाम प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है, ऊपर से प्रेशर में या ऊपर से जो आदेश हो रहा है। अब सवाल यह है कि छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि निचली अदालतों से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है, वो मामला हाई कोर्ट, अब उसको पता भी नहीं होता कि किस आधार पर वो जमानत मिलती है, हाई कोर्ट बगैर सुने उसको स्टे कर देता है। हाई कोर्ट में मामला चलने लगे और एक उम्मीद की किरण बनती है कि शायद यहां से भी अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने वाली है, तब तक सीबीआई जाके गिरफ्तार कर लेता है। ये तो साफ दिखाई देता है कि किसी व्यक्ति विशेष को, किसी पार्टी विशेष को आप जब तरीके से या राजनीतिक तौर पे नहीं तोड़ रहे हैं, तो इन संस्थानों के आधार पे आप उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में आपने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में जब वो पताका फहरा के आती है तो दिल्ली में आते आते वो टाटा फिस हो जाती है, चारों खाने चित हो जाती है। छोटा सा प्रदेश जिसको पूरा अधिकार नहीं, अधिकारों की लड़ाई, एलजी की अलग एक लगातार यहाँ की सरकार से, और उस प्रदेश के एमसीडी जैसे चुनाव में 8-10 मंत्री झोंक देना, हिंदुस्तान के जितने मुख्यमंत्री हैं स्टार प्रचारक के तौर पर झोंक देना, एमसीडी जैसे चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ। और देश के प्रधानमंत्री तो है ही, यहाँ पे गृह मंत्री तो है, तमाम मंत्री हैं, इन सबों को झोंकने के बावजूद दिल्ली की जनता बाहर आउट करती है। तो ये दर्द जो है ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सालता रहता है। लेकिन क्या तरीके ये होंगे खत्म करने के लिए किसी पार्टी को?
क्या इस तरह से किसी पार्टी के मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को और उसके मंत्री को आप जेल में डाल देंगे? अब तो बहुत बड़ा ये जो आज के वक्त में जो जमानत की बात हुई है, निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में अब अरविंद केजरीवाल की भी राहें आसान होंगी, इनसे इससे सत्येंद्र जैन की भी राहें आसान होंगी, और तमाम लोग जो इस तरह के केसेस में फंसाए गए हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है कि इन संस्थानों का इस्तेमाल करके एक तरह से वेपन के जैसे इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार। इसके सहारे, कभी एलजी के सहारे लगातार अधिकारों में कटौती करते हुए दिल्ली सरकार को ऐसे परास्त नहीं कर सकती है, तो एक दूसरा रास्ता खोज रही है। हम ये नहीं कहते कि ये स्थिति बेहतर है, निश्चित तौर पे हम एक दूसरे रास्ते पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से चुने हुए लोगों को, चुने हुए मुख्यमंत्री को आप जेल में लगातार वैमनस्यता, इलेक्शन से पहले आप जेल में डाल देते हैं, ये कौन सी स्थिति पैदा करना चाहते हैं? विद्यार्थी आपके अगेंस्ट में है, बुजुर्ग आपके अगेंस्ट में है, किसान आपके अगेंस्ट में है। क्या आप बांग्लादेश बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? वैसी परिस्थितियां पैदा करना चाहते हैं? कम से कम हिंदुस्तान को हिंदुस्तान तो रहने दे। यहाँ नहीं, मतलब घोटाले के आरोप लग जाए, नेता को जेल में डाल दें तो भारत बांग्लादेश हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ सर, आरोप लगेंगे तो गिरफ्तारी भी होगी, पूछताछ भी होगी, और बेरोजगारी और वहीं अदालत, एक मिनट संजीव सर, और वहीं अदालत ये भी कह रही है कि भाई ट्रायल नहीं हुआ, आपने उनको रोक कर रखा तो इस आधार पर जमानत दे दी। मैं दोनों बातें कह रहा हूं, आरोप लगेंगे तो पूछताछ भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी अगर लगता है एजेंसियों को, और कोर्ट को लगता है कि एजेंसियां अगर ठीक तरीके से केस को पुटअप नहीं कर पाई तो जमानत भी दे दी, तो फिर बांग्लादेश क्यों बनाने पर तुले हुए आप लोग? आदर जी, मैं केस के मेरिट पे तो जा ही नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या किसी एक केस के मामले में 17 महीने तक आप केवल इसलिए उलझा के उसको रखेंगे कि अभी जांच पूरी नहीं हुई? क्या इस वजह से? ये तो साफ दिखाई दे रहा है ना। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जो चुना हुआ उप मुख्यमंत्री है, ना उसके भाग कोर्ट में ये भी दलील दी गई कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को पिछली बार अंतरिम जमानत दी गई थी, वो सारे उनके ऊपर भी एक तरह से वो फोकस थोप करके या ये उस तरह से बंदिशें लगा के भी इनको बाहर का रास्ता दिखा जाए, जमानत दी जाए। बिल्कुल जस्टिस गवई ने कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, वो जाएंगे। और वो तमाम तरह की जो दलीलें दी गई कि ये मंत्री नहीं बन सकते, ये काम मुख्यालय नहीं जा सकते, ये किसी तरह की कोई बात नहीं। हाँ, निश्चित तौर पे चूंकि अभी मामला कोर्ट के अधीन है, तो कुछ बंदिशों के साथ जमानत की बात हुई है और वो जमानत मिली है। लेकिन ये मैं तो सिर्फ ये विरोध कर रहा हूं ना, मेरे विरोध का विषय केवल इतना है कि क्या किसी मामले में 17 महीने तक उप मुख्यमंत्री को केवल इसलिए रखा जाए कि अभी पूरी सुनवाई नहीं हुई है, ये हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, 400 लोगों की गवाही बाकी है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि आप लटकाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये सवाल आप उठा सकते हैं, ये सवाल आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है। रुद्र विक्रम सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अदालत की तरफ से, खास करके बेंच की तरफ से जब इस पूरे मामले पर टिप्पणी की जा रही थी, उसमें बेंच की तरफ से एक केस का जिक्र किया गया, गुलाम नबी शेख केस को लेकर उन्होंने कहा कि हमने इस पर जो विचार किया था, अब कोर्ट या राज्य एजेंसियां स्पीडी ट्रायल के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकती हैं, तो जमानत का ये कहकर विरोध नहीं किया जा सकता कि अपराध गंभीर है, अपराध की प्रकृति कैसी भी हो, आर्टिकल 21 लागू होगा। अब मैं इसको मनीष सिसोदिया वाले मामले से जोड़ता हूं। अरविंद केजरीवाल लगातार जेल में है, बार बार उनकी तरफ से अर्जी दी जाती रही है, और लगभग सेम सिचुएशन, क्योंकि ट्रायल अगर इस मामले में आगे नहीं बढ़ पा रही है तो उसी में तो उन पर भी तमाम आरोप लगे हुए हैं ना। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल के लिए राहें आसान हो गई हैं? इस फैसले को नजीर के तौर पर लेकर शायद उनको भी जमानत आगे भविष्य में जल्दी मिल सकती है, ऐसे देख सकते हैं क्या इस फैसले को? देखिए, जो स्पीडी ट्रायल का मामला है वो बहुत सारे जजमेंट, मतलब कम से कम 20 जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के होंगे, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि स्पीडी ट्रायल आर्टिकल 21 का हिस्सा है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ये हर एक व्यक्ति का अधिकार है, और ये संविधान इसको आपको ये प्रदान करता है हर एक व्यक्ति को। लेकिन मनीष सिसोदिया का केस इसलिए डिफरेंट है अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि ये 17 महीने पहले गिरफ्तार हुए थे, और इनके एक जो इससे पहले जो बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोसिक्यूशन को, मतलब कि ईडी को ये बोला था कि अगर 3 महीने के अंदर ट्रायल शुरू नहीं होता है तब आप फ्रेश बेल अप्लाई करिएगा, फिर उसको फ्रेश मेरिट पे देखा जाएगा, उसमें बेल मिलेगी। तो इस आधार पर एक आप कह सकते हैं कि इनको बेल मिली है। रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल पे अभी ताजा मामला सीबीआई का बना है, अभी ताजा वो अंदर गए हैं। ईडी के मामले में तो ऑलरेडी उनको बेल मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई के मामले में वो अभी ताजा अंदर गए हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए जो इनका पीरियड था अंदर रहने का, वो 17 महीने हो चुके थे, तो इसलिए इन पर ये अप्लाई होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अभी अमूमन मुझे लगता है सीबीआई वाले मामले में 1 महीना भी नहीं हुआ होगा अंदर गए हुए, तो उन पर ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सीबीआई के पास कहने के लिए, दिखाने के लिए एविडेंसेस भी हैं, विटनेसेस भी हैं अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि जब इन्होंने इसको वैलिडिटी को चैलेंज किया था, तो उसमें भी ऑनरेबल कोर्ट ने माना कि नहीं,
इनके पास तमाम तरीके के एविडेंसेस और विटनेसेस हैं जो कि अरविंद केजरीवाल को प्राइमा फेसा ये मानते हैं कि एक्यूज्ड हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मूला या फिर ये प्रेसिडेंट जो है अरविंद केजरीवाल पर लागू हो। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात और बताइए, मैं ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि बार बार इस बात को लेकर सवाल हो रहा है कि स्पीडी ट्रायल, और जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत सारे गवाह हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस देश में तो ऐसे लाखों केसेस हैं ना जिसमें या तो ट्रायल हो ही नहीं रहा है और जिस पर आरोप है वो जेल के अंदर है, इंतजार कर रहा है कि ट्रायल कब शुरू होगा, और बहुत से ऐसे केसेस भी हैं जिनमें ट्रायल ही ट्रायल चले जा रहा है, फैसले तक मामला पहुंच ही नहीं पा रहा है। उस लिहाज से कैसे देखें, कैसे समझें ये वाली परिस्थिति को? देखिए, ट्रायल दोनों तरफ से डिले होता है, कभी प्रोसिक्यूशन की तरफ से डिले होता है, कभी एक्यूज की तरफ से डिले होता है। हाँ, ये मैंने इसलिए पूछा आपसे, ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जो एजेंसियों की तरफ से कहा गया, उनकी तरफ से ये बार बार दलील दी गई कि भाई जो ट्रायल डिले हो रहा था इसके पीछे भी मनीष सिसोदिया जिम्मेदार हैं, जिसे हालांकि कोर्ट ने नकार दिया। जी, मैं वही उसी बात पे आ रहा था कि देखिए, ट्रायल जो डिले होता है वो एक्यूज की तरफ से भी होता है, प्रोसिक्यूशन की तरफ से। एक्यूज की तरफ से कैसे होता है? एक्यूज जो, क्योंकि इसमें जो एविडेंसेस और विटनेसेस है वो लीडिंग विटनेसेस हैं। मतलब अगर ये मनीष सिसोदिया अपना मुंह खोलेंगे, बताएंगे कि इसमें असली एक्यूज कौन है, असली आदमी कौन है, इस गिरोह के पीछे कौन है, अगर वो नहीं बता पा रहे हैं तो ईडी और प्रोसिक्यूशन को दिक्कत होगी लीडिंग विटनेसेस तक पहुंचने में। तो एक तो एक्यूज यहाँ से डिले करता है। दूसरा, जब ट्रायल कमेंस होता है, एक्यूज को ये पता होता है कि उसने गलती की है, तो वो डेट पर डेट लेता है, तमाम तरीके की एप्लीकेशन मूव करता है, कभी हाई कोर्ट चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा। तो ये जो डिले होता है वो दोनों तरफ से डिले होता है, एक तरफ से डिले कभी नहीं होता। हाँ, कभी कभार प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी डिले होता है कि वो जो जिनको उन्होंने विटनेस, क्योंकि 400 विटनेस अगर आपने बना रखे हैं, 400 विटनेस की गवाही कराने में कम से कम मान के चलिए कि जो अदालत की प्रक्रिया 10 साल लगेंगे। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 10-15 विटनेस कराने में 2 साल 3 साल लग जाते हैं। तो ये अगर इसीलिए मनीष सिसोदिया वाले मामले में जब ये देखा गया कि 400 विटनेसेस है, दैट मींस कि अगर ट्रायल कमेंस भी होता है, अभी तो ट्रायल कमेंस भी नहीं हुआ है, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रायल शुरू होने की प्रक्रिया जो शुरू होती है वो चार्ज फ्रेमिंग से शुरू होती है। तो जब ट्रायल कमेंस ही नहीं हुआ है, ट्रायल जिस दिन कमेंस होगा उसके कम से कम कोर्ट को भी ये पता है कि 400 विटनेसेस हैं, तो कम से कम 5 से 10 साल इसमें लगेगा सारे विटनेसेस को एग्जामिन करने में। तो इस मद्देनजर ये चीजों को देखते हुए मनीष सिसोदिया जी को जो बेल मिली वो सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि इसमें स्पीडी ट्रायल, और जो मैंने पहले भी कहा कि स्पीडी ट्रायल हर एक व्यक्ति का अधिकार है। क्योंकि देखिए, ये लोग तो, मैं प्राइमा फेसा ये दिखने में आता है कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन बहुत सारे, जो जैसा आपने कहा कि बहुत सारे लोग जो इलीगल तरीके से जिनकी गिरफ्तारियां होती हैं, जो जैसा संजीव भाई ने भी कहा कि जो गरीब गुरबत तरीके के लोग होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते एडवोकेट्स को पैसे देने के लिए, या फिर उनको प्रोसीजर नहीं पता होता, तो ऐसे लोगों के लिए स्पीडी ट्रायल तो जरूरी है। अगर ट्रायल ही नहीं होगा उनका, अगर वो एक्विटेड नहीं होंगे या कन्विक्शन नहीं होगा, तो वो तो जेल में पड़े रहेंगे हमेशा। क्योंकि उनको मान लीजिए अगर किसी एक्यूज की वो ट्रायल कोर्ट में बेल लगाता है, रिजेक्ट हो गई। ज्यादातर मामलों में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को जब बेल देते हैं तो उनको इस बात से बिल्कुल नहीं हिचकना चाहिए कि बेल देने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपने उसको एक्विटल कर दिया। ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोल चुके हैं पहले भी। तो अगर जो गरीब आदमी है वो ट्रायल में उसकी बेल रिजेक्ट हो गई, तो बेचारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, न सिर्फ इनके मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, एक आखिरी बात आपसे मैं समझना चाहूंगा, फिर मैं संजीव जी के पास जाऊंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये अभी जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला सुनाया है, अभी उदाहरण के तौर पर हमने देखा, मैं उदाहरण ले रहा हूं क्योंकि झारखंड में जैसे ही हेमंत सोरेन को जमानत मिलती है वो आते हैं वापस अपना मुख्यमंत्री का पद ले लेते हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है, जाहिर सी बात है, और नंबर 2 उनके रहे हैं, हमेशा से कहा जाता रहा है कि सबसे करीबी नेता है, तो किसी बड़े पद पर वो वापस जा सकते हैं। उसमें अभी कोई तकनीकी दिक्कत दिखती है? अभी तक जो फैसला हम सबके सामने आया है, किस तरीके से उसको आप देख रहे हैं? वापस अपना पद रिटेन कर सकते हैं या किसी और पद पे सरकार में वो शामिल हो सकते हैं? उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नजर नहीं आ रही है, मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, तकनीकी दिक्कत तो जब ये जेल में थे तब भी कोई नहीं थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी उसी का लाभ अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं है कि आप अगर जेल में रहते हैं तो आपको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, प्रैक्टिकल रूप में तमाम तरीके की बाधाएं हैं, तमाम तरीके की परिस्थितियां हैं। आपको पता है या नहीं पता है, देश के लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, दिल्ली राज्य में मार्च के बाद से कैबिनेट की एक भी मीटिंग नहीं हुई है। ये हैरान कर देने वाली बात है कि मार्च से हम आज अगस्त में बैठे हैं, एक भी कैबिनेट की मीटिंग नहीं। अब आप सोचिए कि
देश जो दिल्ली की जनता है, अगर उसको विकास के लिए कोई काम करना होगा, कोई भी योजना पास करनी होगी, बिना कैबिनेट मीटिंग के नहीं पास होती है। तो आप ये सोचिए कि पिछले 6 महीनों में एक कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई है, तो ये क्या प्रदेश की जनता के लिए योजनाएं बना रहे होंगे या प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं? सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। खैर, ये तो राजनीतिक बात हो गई, लेकिन लीगल बात मैं करूंगा कि इन पे कोई टेक्निकल रूप से कोई दिक्कत नहीं है। ये चाहे और मुझे लगता भी है शायद इनको, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के अभी कोई आसार नहीं है बाहर आने के, तो हो सकता है कि इनको कोई पद दे दिया जाए या उप मुख्यमंत्री, जैसा कि लगभग सारे मंत्रालय इन्हीं के पास थे, तो हो सकता है कि इनको बना दिया जाए उप मुख्यमंत्री और फिर से ये अपना जो मंत्री पद थे उसको सुशोभित करें। ये हम बात आप कह रहे हैं। संजीव जी, एक आखिरी सवाल आपसे। लास्ट में जो बात रुद्र विक्रम सिंह जी ने कही, तकनीकी तौर पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल तमाम इन्होंने भी उठा दिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, बार बार दिल्ली में जो विपक्ष है या बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सीधे तौर पर ये सवाल उठाती रही कि भाई जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और आखिरी में जो अभी रुद्र विक्रम सिंह जी ने कहा कि 6 महीने से तो कैबिनेट बैठक नहीं हुई, फिर दिल्ली वालों के लिए केवल मैसेज जारी करके तो उनके लिए तो काम होगा नहीं। एक बात तो क्या मनीष सिसोदिया को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या इस बार केजरीवाल साहब जो है वो थोड़ी कुर्बानी देंगे और उनको मुख्यमंत्री बना देंगे ताकि अपनी इमेज भी ठीक रहे, अपने ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं वो भी ठीक रहे और मनीष सिसोदिया दिल्ली को आगे लेकर बढ़े जब तक वो जेल से बाहर नहीं आते? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए, अब पार्टी क्या करेगी ये पार्टी का अंदरूनी मसला है, लेकिन सच बात यह है कि मनीष सिसोदिया के आने के बाद में निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के अंदर एक जान आई है, एक ऊर्जा आई है और मॉरल रूप से भी वो इतना हाई मॉरल के साथ आने वाले दिनों में, आपको पता ही है कि इलेक्शन होने वाले हैं अगले 1 महीने 1.5 महीने के बाद में, उसकी भी अधिसूचना जारी होगी। तो मनीष सिसोदिया न केवल पूरे दमखम के साथ पूरी आम आदमी पार्टी दमखम के साथ लगेगी और एक बार पुनः आम आदमी पार्टी को जो धकेलने या दबाने का प्रयास किया जा रहा है, सब जानते हैं कि जितनी बार आम आदमी पार्टी को इस तरह से जेल में डालने का प्रयास किया गया, उनको नेताओं को रखा गया और उसको डिफेम करने का प्रयास किया गया, हर एक बार आम आदमी पार्टी निखर के और दिखती है। कभी भी उसके वोटों के प्रतिशत में कोई गिरावट नहीं आई। पार्टी तो निखर रही है, पार्टी तो निखर रही है क्योंकि लास्ट में पार्टी तो निखर रही है कौशिक जी, क्योंकि लास्ट में रुद्र जी ने यही कहा कि पार्टी के लिए तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए कैबिनेट बैठक हो ही नहीं पाई है। क्यों नहीं हो पाई वो आप भी जानते हैं। नहीं, देखिए, दिल्ली की जनता को यदि परेशानी है तो निश्चित तौर पे दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली की पार्टी जो है जिसको चुन के उसने भेजा है वो तत्पर है और वो काम कर रही है। यदि उसे ऐसा लगेगा कि हमें इग्नोर किया जा रहा है तो दिल्ली का जनता उसका जवाब देगी। लेकिन दिल्ली की जनता को पता है कि हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए, हमारे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, परिवहन के लिए अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है। अब विपक्षी पार्टियां क्या सोचती है उनके बारे में? क्या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, मॉरली उनको दोबारा ज्वाइन नहीं करना चाहिए, इनको नैतिकता के आधार पर? अब नैतिकता की बात जो पार्टी कर रही है, क्या उससे कभी नैतिकता दिखाई है? क्या वो नैतिकता के उस पैमाने पर खरा उतरती है? तो राजनीति का जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे देश की जनता समझती है कि हमारे लिए क्या कर रही है कौन सी पार्टी और मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण मायने रखता है। सब जानते हैं कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो दिल्ली की सत्ता को केवल हथियाने के लिए है, क्योंकि ये एक तरह से ये बड़े दर्द की बात है कि जिस जगह पे देश के प्रधानमंत्री रहते हो, वो तमाम मंत्री रहते हो, किसी एक का नाम लेना उचित नहीं होगा, उस प्रदेश में सारी व्यवस्थाओं के बीच में एक ऐसी पार्टी जिसे लगातार आप टक्कर देने का प्रयास कर रहे हैं, वो न केवल लगातार आपको वहां पर शिकस्त दे रही है बल्कि आपके गृह राज्य में जाकर के राष्ट्रीय पार्टी बन रही है, दूसरे स्टेट पे वो पताका फहरा रही है। तो वो लगातार बढ़ता हुआ जनाधार, उस जनाधार से घबराए हुए इस बड़े से पार्टी, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं ये लोग, तो उस पार्टी की घबराहट निश्चित तौर पर और बढ़ेगी। इस तरह के नेताओं के बाहर आने से मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल भी होंगे, कुछ चुनाव भी है सामने सर पे, दिल्ली का भी चुनाव है, वो सारी जनता तय करेगी कि जनता के लिए अरविंद केजरीवाल बेहतर काम कर रहे हैं या अरविंद केजरीवाल को बाधित करने वाले पार्टी को जनता चुन रही है, उनके कामों को बाधित करने वाली, ये तो जनता ही तय करेगी आने वाले दिनों में। जी ठीक है, ये आपने एक अलग चर्चा का विषय दिया है, लेकिन अहम ये है क्योंकि हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद पार्टी के लिए क्या मायने हैं और जो कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है उससे जो बाकी इससे जुड़े मामले हैं उन पर क्या कुछ असर पड़ सकता है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। रुद्र विक्रम सर, आपका बहुत धन्यवाद और आपका भी सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए कौशिक जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए क्या कुछ आगे होगा, क्या मनीष सिसोदिया वापस सरकार में शामिल होंगे तो किस रूप में होंगे, क्या परिस्थिति बनेगी, वो सब भी लगातार आप तक हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। और आप देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अमर उजाला.com पर बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।